लोगों के लिए मैं एक नया चेहरा हूँ। उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि लगभग 4 महीने हुए हैं मुझे राजनीति में आए हुए, और 4 महीने पहले मैं भी उस साइड में थी। और मैं बहुत जानते होंगे मेरे बाबा बंधु तिर्की जी, उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चलने के लिए राजनीति में आई हूँ। और जब मैं बोलती हूँ लोगों को कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि इनका जो जीवन होगा काफी शानो शौकत वाला होता होगा, काफी आराम से जीवन व्यतीत करते होंगे। ऐसे लोग करते भी होंगे शायद, मगर हमारे परिवार के लिए बातें कुछ और थी। और जो लोग उपस्थित यहाँ पे हमारे परिवार को काफी करीब से जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मेरे बाबा एक किसानी परिवार से आते हैं। मेरे दादा दादी भी किसान हुआ करते थे। बहुत मन और लगन से पढ़ाई लिखाई करके बाबा ने बैंक में नौकरी किया, मगर बैंक में कभी नौकरी उनको भाया नहीं। हमेशा से उन्हें समाज के बीच में रहना, समाज के लोगों के प्रति एक अलग ही भावना था, और इसीलिए वो राजनीति में उतरे। और राजनीति में उतरना कोई आसान चीज नहीं होता है दोस्तों, और खास करके जब आप स्क्रैच से, जमीनी स्तर से जब आप शुरू करते हैं तो और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ना केवल उस इंसान को जो राजनीति में आता है, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार को भी। मेरे बाबा केवल एक नेता नहीं, केवल एक राजनेता नहीं रहे, वो एक आंदोलनकारी भी थे। 1932 के डोमिसाइल लड़ाई में उनका बहुत बड़ा भागीदारी था, और उस वक्त शायद मैं 10-12 साल की थी। उस वक्त बाबा ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ रहते थे आप लोगों को मालूम है? जेल में रहते थे। अभी बोलने में लगता है अजीब लगता है ये बात, मगर ज्यादा से ज्यादा समय बाबा अपने जीवन काल में लगभग 6 बार जेल गए आंदोलन करते करते। एक वक्त ऐसा आया कि उनको देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर भी दिया गया था। ये जब 1932 का आंदोलन जब चल रहा था तब की बात है। ऐसे परिवार से आना काफी संघर्षशील होता है, काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा हमें। ज्यादा से ज्यादा हम बाबा को नहीं देखते थे, और काफी लोग यहाँ पे युवा है तो इस बात से भी रिलेट कर पाएंगे कि जब मैं स्कूल जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे कि इसके बाबा तो जेल में है, इसके बाबा ने कुछ गलती किया होगा मगर इसीलिए जेल में है। मगर उस वक्त एक 10 साल की उम्र की बेटी को अपने दोस्तों को बताना या समझाना कि नहीं मेरे बाबा ने कुछ गलत नहीं किया, वो अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते में वो जेल गए हैं, ये बात को समझाना कितना कठिन होता होगा एक 10 साल की बच्ची को, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आए हुए काफी लोग आज अपने से सवाल करते होंगे, वो जिस भी परिस्थिति में है वो सवाल करते होंगे अपने आप से कि मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। दोस्तों मुझे भी ऐसे ही लगता था उस वक्त, काफी अकेले महसूस करती थी मैं, काफी दूसरों के परिवार से हमारा परिवार बहुत अलग था, इन चीजों का उस वक्त समझ में नहीं था, काफी दुख था। मगर आज दोस्तों आपको बताती हूँ कि अगर उन सालों को, उन संघर्षों को, उन दर्दों को मैंने झेला है, इसीलिए आज आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ। और आज यहाँ पे उपस्थित जितने लोग भी ये महसूस करते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथी क्यों
मैं ही क्यों, मैंने क्या गलत किया था। दोस्तों आज शायद आप लोगों को पता ना चले, मगर आज से 10 साल बाद आप जहां कहीं भी रहेंगे, आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपने जो कुछ भी झेला है, आज एक तरीके से बढ़िया जगह में उभरने के लिए आप लोगों ने झेला है। अपॉर्चुनिटी, मौका हर लोगों के जीवन में आता है। 4 महीने पहले मैंने जैसे कहा, मैं बैंगलोर में एक कंपनी में काम करती थी। मुझे कोई लगाव नहीं था राजनीति से। बाबा राजनीति में 25 साल से हैं, उनको बहुत करीब से मैंने संघर्ष करते हुए देखा है, इसीलिए मुझे राजनीति में कभी आने का कोई शौक नहीं था, और इतने कम उम्र में तो कभी भी नहीं। मगर जिस परिस्थिति में उनका सदस्यता गया, और बहुत लोगों को ये बात मालूम भी है कि कैसे उनको चीजों में फंसा के उनका सदस्यता को ले लिया गया। मैंने अपने बाबा को इससे ज्यादा दुख में कभी नहीं देखा था। और जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा, वो 1 महीने का समय था, 1 महीने का समय, और मुझे राजनीति में ना कोई दिलचस्पी थी, ना कोई लगाव, ना कोई मतलब, ना कोई समाज से कोई मतलब। आज सच बोलूंगी, क्योंकि आज मैं ईश्वर के मंच में खड़ी हूं, मैं सच बोलूंगी, मुझे कोई लगाव नहीं था। 1 महीना पहले जब मुझे बोला गया कि तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैंने बाबा को बोला मैं कैसे कर सकती हूँ, आपने मुझे इस दिन के लिए कभी तैयार ही नहीं किया है। बाबा ने मुझे बस कहा कि तुम बस राजी हो जाओ, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। उस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आया, मगर मैं अपने बारे में आपको ये बता सकती हूँ, मैं कोई भी काम अगर करती हूँ तो मैं अपना 100% उसमें देती हूँ। मेरे में ये बात है, मैंने हमेशा से कोई भी काम किया है, आई हैव गिवन माई 100%। और जब मैं राजनीति में उतरी, चुनाव का एक दिन प्रचार का जो रहता था, मैंने अपना 100% दिया। कभी ये नहीं सोचा कि हारूंगी या जीतूंगी, बस लोगों से मिलना है, लोगों का दर्द समझना है, जिस तरह से बाबा ने उनका सेवा किया है उस तरह से सेवा देना है, ये बात करके मैं चुनाव में उतरी। और दोस्तों, ये चुनाव भारी मतों से अगर जीत के मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो आज ये मेरा मेहनत है, ये बाबा का मेहनत है, और ये आप लोगों का जो भरोसा है, इसके कारण है। आज एक राजनीति में 4 महीने मुझे होते हैं, अब काफी बार समझने का प्रयास करती हूँ मैं कि राजनीति होता क्या है। आज मैं अपना समझ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या चीज मैंने अनुभव किया ये 4 महीने में, कि मुझे लगता है कि इस मंच में, इस करियर में मेरे और आपके जैसे लोगों को जुड़ने की जरूरत है। राजनीति, राज का मतलब ही होता है शासन या गवर्नमेंट। नीति क्या होता है दोस्तों? नीति होता है सही जगह में, सही समय में सही चीज करना, सही निर्णय लेना। The ability to act right, do right at the right time, at the right place, ये होता है नीति। और आज इस नीति की जरूरत समाज को है, चर्च को है, और सरकार को है, और गवर्नमेंट को है। इसीलिए आज मैं आप लोगों का यहाँ सोच बदलना चाहती हूँ, और वो इसीलिए आप समय के साथ चीजों को समझिएगा। मैं जब राजनीति बोलती हूँ तो आप लोगों के मन में क्या आता है? थोड़ा जोर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है। कुछ बोलिए, सब गलत ही चीज आते होंगे, इसलिए खुल के बोलिए। बिल्कुल, राजनीति में जब राजनीति बोलते हैं तो आम लोगों को लगता है धोखाधड़ी। देखिए वाह, कितनी खुशी है, सब दांत
दिखा रहे हो बिल्कुल, हाँ 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 धोखाधड़ी और करप्शन, सारी गलत चीजें मन में आती हैं और आप सही बोलते हैं। मैं भी जब भी किसी से मैं बात करती थी, जब मैं राजनीति में नहीं थी, मेरे दोस्तों से या जब भी मैंने न्यूज में भी कुछ पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, राजनीति के बारे में नेगेटिव सुनने को मिलता था। मगर मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे बाबा बंधु तिर्की जी का कि जिस परिवार में मैं बढ़ी वहां पे मुझे राजनीति का दूसरा आईना देखने को मिला। आज तक मैं यहाँ पे गर्व से बोल सकती हूँ दोस्तों, और जो लोग यहाँ पे मांडर क्षेत्र से आते हैं और शायद रांची के भी जो लोग हैं वो इस चीज को मानेंगे, झारखंड के लोग इस चीज से रिलेट करेंगे। और गर्व से मैं कहती हूँ कि आज तक मेरे बाबा के पास जो कोई भी आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। उनसे जो बन पाया उन्होंने मदद किया है, उन्होंने अपने आप वस्त्रों को उतार के लोगों को ऊपर पहनाया है, अपना जूता दे दिया है लोगों को, अपना पैसा दे दिया, सब चीज कर दिया, सब चीज। उनको मैंने कोई शौक रखते नहीं देखा। जो लोग बंधु तिर्की जी को बहुत करीब से जानते हैं वो आज भी जानते हैं कि वो सुबह नाश्ता में लाल चाय और रोटी खाते हैं। मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, मगर उनका शौक नहीं बदला, उनका लोगों से वही लगाव है। और उस चीज को मैंने देखते हुए मैं बड़ी हुई। और मुझे भी वो कहते थे, जब मैं राजनीति में नहीं थी और जब मैं बोलती थी, कहीं हम गांव जाते थे साथ में, जब मैं उनको पूछती थी कि क्यों करते हैं आप इतना, इससे आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे एक दिन जवाब दिया, जिस तरह से आज आप लोग स्वागतम यहाँ पे गा रहे थे हमारे लिए, उसी तरह से कुछ महिलाएं स्वागतम गा रही थी उस दिन। तो उन्होंने इशारा करते हुए मुझे बोला कि ये देख रही हो, यही मेरा असली पूंजी है। जो लोगों में इतना खुशी होता है, लोगों के दिल में इतना खुशी होता है, प्रेम होता है, मुस्कुराते हैं जब लोग मुझे देख के, ये मेरा पूंजी है। और शायद इस राजनीति का पहलू को मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ। इसीलिए जब मैं राजनीति में आई तो किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से नहीं, मगर मेरा जो अगर प्रिंसिपल रहा, वैल्यू रहा मेरे जीवन का, तो वो ये था सर्विस टू ऑल मैनकाइंड, सभी मानव जाति का सेवा। और मैंने अपने बाबा को जब देखा कि वो ऐसे लोगों का भी उन्होंने मदद किया है जो आज तक, जो कभी भी उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे, और आज उसी तरह के लोगों से जब मैं मिलती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये लोग शायद कभी एहसान ना चुका पाए, मगर उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसीलिए दोस्तों, राजनीति का पहला नियम यही होता है कि राजनीति का कोई धर्म ही नहीं होता है। सारे लोग, सभी लोग आपके लिए एक समान होते हैं। सभी लोगों का सेवा करना ही आपका धर्म होता है। और क्या यही चीज हमारा बाइबल हमें नहीं सिखाता है? यही चीज हमारा बाइबल हमें सिखाता है। सब लोगों का एक समान सेवा करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, और राजनीति भी वही है। इसीलिए लोग जो बोलते हैं ना, सिस्टम ही गलत है, राजनीति ही गलत है, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी सिस्टम। दोस्तों, कोई सिस्टम या राजनीति गंदा नहीं होता है। गंदा अगर उसे कोई बनाता है तो हम और आप। तो आज हमें निर्णय लेने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि हम और आप किस दिशा में जाते हैं। क्योंकि सही के रास्ते में चलना, सच्चाई के रास्ते में चलना आसान बात नहीं होगा। इतने कम उम्र में मेरे लिए, एक महिला होते हुए राजनीति में उतरना कोई आसान बात नहीं था, मगर मैंने अगर निर्णय लिया है इस रास्ते में चलने का, तो मुझे भरोसा है कि अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया है तो आगे भी मार्गदर्शन वही करेगा। इसीलिए आप लोग भी
अपने अपने जीवन में झांक के देखिए कि आज आप कहाँ हैं, और जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन को बदलने का प्रयास मत करिए, उस सिचुएशन से लड़ने का प्रयास मत करिए। समय से ताकतवर कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप भी नहीं हैं। इसीलिए समय को चलने दीजिए, अपना विश्वास ईश्वर में बनाए रखिए, और आज नहीं, कल नहीं, आने वाले कुछ सालों में आपको बिल्कुल भरोसा होगा कि जो चीज भी आपने झेला है, जो चीज भी आपने संघर्ष किया है, वो क्यों किया है, आपको इन बातों का सवाल कुछ सालों बाद आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि राजनीति एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होता है। जो लोग इसको बस पैसा कमाने का एक धंधा समझते हैं, उनको खास करके मैं बताना चाहती हूँ कि ये समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म राजनीति होता है। इसीलिए और भी ज्यादा जरूरत है कि हम और आपके जैसे पढ़े लिखे युवा लोग तो चीजों की ज्यादा जानकारी रखते हैं या चीजों को दूसरे नजरिए से देखते हैं, ऐसे लोग राजनीति से आके जुड़े। और जरूरी नहीं है दोस्तों, जब मैं कहती हूँ कि राजनीति से आके जुड़े, कि आपको भी चुनाव लड़ने का जरूरत है। आप अपने में ही राजनीति के आप भाग हैं, और वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे कौन खड़ा होगा, और अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो हम आप ही के बीच से आए हैं। इसीलिए आप फॉर्मेशन, वहां पे लोगों को चुनने का भी आप ही काम करते हैं, और वहां चुन के भी आप ही लोगों में से एक यहाँ आता है। इसीलिए जरूरत है कि आप लोग जागरूक होइए, इसीलिए जरूरत है कि आज हमारे कलेक्टर के भी लोग राजनीति में रुचि रखेंगे। अगर हम और आप रुचि नहीं रखेंगे तो आज जिस तरह से सरकार में होने वाली छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो नमक का आटा का दाम क्या हो, वो भी कौन तय करता है? ऊपर राजनीति में बैठे हुए लोग। हम और आप क्या स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस वो कौन तय करता है? राजनीति में बैठे हुए लोग। हम और आप क्या पहनेंगे, आज तो उसमें भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वो कौन तय करता है? ऊपर में बैठे हुए लोग। तो क्या ऐसे में जरूरी नहीं है कि ऊपर में बैठे हुए लोग भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हमारे ही से बीच के चुने हुए आए? इसीलिए आप लोगों को राजनीति में रुचि रखने की जरूरत है, और खास करके युवाओं को। और ये बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप हमारा कल बस नहीं है दोस्तों। लोग बोलते हैं ना, यूथ इज आवर टुमारो। आई डोंट बिलीव दैट। यूथ इज आवर टुडे एंड दैट इज व्हाई वी आर आवर टुमारो। यूथ हमारे आज है, इसीलिए वो हमारे कल है। और अगर आज नहीं बनेंगे हम, आज को नहीं बनाएंगे हम, तो हमको नहीं लगता है कि कल तक हम बच पाएंगे दोस्तों। कल तक हम और आप विलुप्त हो जाएंगे अगर हम आज को नहीं संभालेंगे। हमारे माँ बाबा जो हैं, जो इस लड़ाई को अभी तक लड़ते आए हैं, मैंने अपने बाबा का ही उदाहरण दिया। आपके भी यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग होंगे ऐसे जो इस तरह के आंदोलनकारी परिवार से आते हैं, समाज की सेवा करने वाले माँ बाबा के परिवार से आते हैं। दोस्तों, अब हमारे माँ बाबा भी बुजुर्ग हो रहे हैं। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरत है कि हम और आप अपना सेना तैयार करें, हम और आप और जागरूक होए। और ये कैसे होगा? आप सोचते होंगे ये कैसे होगा, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह की जगह में पहुंचेंगे, जब हम में से, हमारे बीच में से लोग IAS, IPS, BDO, CO ये सब बन के आएंगे, तब हमारा समाज सही दिशा में जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपके पास जो भी वक्त है अभी, इस चीज को कभी भी
वक्त को कभी भी हल्का में मत लीजिएगा। ये भूल मत करिएगा ये सोचने का कि हमारे पास वक्त है। सबसे गलत चीज जो हम करते हैं अपने जीवन में, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारे पास वक्त है। मगर दोस्तों, यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, एक क्षण के लिए आप 10 साल पीछे चले जाइए, जब आप स्कूल में थे, जब क्लास 5-6 में रहे होंगे, तब चले जाइए। जस्ट इमेजिन, और वापस आइए। ऐसा नहीं लगता है सब चीज क्षण भर में चला गया, ऐसा नहीं लगता कि समय तुरंत चला गया। दोस्तों, आज से 10 साल बाद अगर हम जब देखेंगे तो यही होने वाला है। इसीलिए ये समझना या ये गलतफहमी में रहना कि हमारे पास समय है, सबसे बड़ी भूल है। आज इस तरह का काउंसलिंग, इस तरह का जो हमारा कलेक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज इस तरह से सम्मेलन है, एक मंच है दोस्तों, सब लोगों को, सब युवाओं को ये नसीब नहीं होता है। मैं दूर दराज में गांव शहर घूमती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। जिस तरह का काम हमारा कलेक्शन कर रहा है, मैं बता रही हूँ, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए आज अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो मैं निवेदन करती हूँ एक जन से, आज आप लोग कुछ सीख के जाए, और बस सीख के जाना नहीं है और अपने ही अंदर नहीं रखना इन चीजों को। अपने अलावे 5 लोगों को, 10 लोगों को, जितने लोगों को आप बांट सके, इस चीज को बांटना है, तभी हम समाज का कुछ भला कर सकते हैं। आज आप यहाँ आए, लोगों से मिले, नेटवर्किंग हुआ, घूमे फिरे, दोस्त बनाए, वापस लौट गए। दोस्तों, आज ये मेहनत से लगाया हुआ ये कार्यक्रम है आप लोगों के लिए, ये सफल नहीं हो पाएगा। इसका सफलता भीड़ जमा करने से नहीं है। इसका सफलता है तो जब आप घर जाएंगे और आप 10 लोगों को अपने थॉट से, अपने प्रिंसिपल से, अपने सोच से, अपने विचार से जो मैसेज यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, उसको लोगों को बांट पाएंगे, तभी जाके इस कार्यक्रम का सफल हुआ हम कह सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, समाज के साथ जोड़िए। हमारे जो बहुत सारे युवा दोस्त हैं जो रास्ता मार्ग से भटक गए हैं, उनको वापस लाना मेरा और आपका काम है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम एक सेना है। जो लोग मेरे बातों को गौर से सुन रहे होंगे, एक एक शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सेना हैं और बाकी लोगों को भी सेना से जोड़ना हमारा और आपका काम है। दोस्तों, आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आने वाले सालों में इस तरह से और सारे कार्यक्रम भी होने वाली हैं। और हम चाहेंगे कि आज अगर यहाँ पे 6000 लोगों का भीड़ है, तो अगले साल लगभग और 8000 लोग आए, 8000 लोग लगभग जुड़े। और इसको कौन मौसम बना सकता है? आप लोग यहाँ बैठे एक लोग, अगर 10 लोग और लेकर आएंगे अगली बार, तो यहाँ लगभग 8000 से 10,000 लोग हम लोग रहेंगे, और तब हम कह सकते हैं कि ये सफल प्रोग्राम है। आज एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी। दोस्तों, अगर हमारा राज्य सबसे बड़ा चुनौती अगर आज झेल रहा है, तो वो हमारी जो घटती जनसंख्या है। हम आदिवासियों का जनसंख्या इस झारखंड क्षेत्र, इस झारखंड राज्य में अब बस 27% है। 27%। अगर इसी रेट में हमारा जनसंख्या गिरते रहा दोस्तों, तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड राज्य एक आदिवासी राज्य रह पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपनी समाज का रक्षा करना सीखें। आज ये 27% है, जिस रेट में कम हो रहा है, कल 15% होगा और परसों 10% है। और उसके बाद हम कभी अपने आप को एक आदिवासी राज्य नहीं कह पाएंगे, और शायद हम और आपको
फिर से उन्हीं शोषण का शिकार होना पड़ेगा जो पहले था, जो राज्य बनने से पहले हमारा हाल था। बहुत मुश्किल में बहुत लोगों का जान जाके ये राज्य बना है और अब हम युवाओं को इस राज्य को संभालना है। पिछले सरकारों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों में, माइनॉरिटीज में, चर्चों में जो हमला हुए वो कोई भूला नहीं है दोस्तों। और जो लोग यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, अगर उससे आप वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि मैं किन बातों को कह रही हूँ। बहुत सारी बातों को खुला में आप कह नहीं सकते हैं, मगर मेरा इशारा किधर है आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। चर्चेस को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था दोस्तों। फादर, सिस्टर, नन्स, पादरी, प्रीस्ट पे भी ऐसा केसेस कर दिया गया था कि वो खुले से काम नहीं कर पा रहे थे अपने समाज के लिए। ऐसे शोषणों का हमें सामना करना पड़ा है। इसीलिए मैं फिर से कहती हूँ, बहुत जरूरत है कि हम और आप जैसे लोग या हमारे बीच से चुने हुए लोग आके हमारे समाज को, हमारे कलिसिया को रिप्रेजेंट करें। और घटती हुई जनसंख्या जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस राज्य के लिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है इंटरकास्ट मैरिज। और बहुत लोग इस बात को जानते भी हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट लव। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट अगेंस्ट लव। मगर आप घर जाके इस चीज में जरूर थोड़ा से डिटेल में आप पढ़ने का कोशिश करिएगा, स्टडी करिएगा कि अगर हमारी जनसंख्या झारखंड में कम हो रही है तो वो किस कारण से कम हो रही है और क्यों। और अगर आज हम और आप नहीं जागे तो आने वाले दिनों में वो किस चीज में रिजल्ट हो सकती है। इस चीज को मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, आप जरूर करिएगा। इंटरनेट सबके पास फोन है? सबके पास फोन है? फोन बोलती हूँ तो सब खुश हो जाते हैं। सबके पास फोन है, आप बस उसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा और इस चीज को समझने का कोशिश करिए। आज हमारे बीच में आए हुए हमारे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से भी काफी लोग आए हुए हैं। जो लोग बाहर स्टेट से आए हैं, बाहर राज्य से आए हैं, वो अपना हाथ उठा देंगे कृपया करके। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू एंड वेलकम ऑल। वेलकम वेलकम। हम चाहेंगे कि हम और लोगों को भी यहाँ होस्ट करें, इसीलिए खास करके जो बाहर राज्य से हमारे दोस्त आए हैं उनसे खास करके निवेदन है कि इस 5 से 6 हजार को अब 10,000 करना मेन आप ही लोगों का काम है। आशा करती हूँ कि आज जो भी कुछ छोटा मोटा सीख मैंने आप लोगों से बांटा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में रहेगा। और दोस्तों, यहाँ सभी से मैं कह के जाना चाहती हूँ कि आज अगर इस पद में हूँ तो आप लोगों का सेवा करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हूँ। इसीलिए एक एक जन से मैं कहती हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का सहयोग का जीवन में जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। मैं सभी के लिए हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अति माननीय श्रीमती सीते नेहा की मैम को, माननीय विधायक, तहे दिल से कलिसिया युवा संघ के नाम हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच
उनके हम संघर्ष को, उनकी बातों को हम जानने पाते हैं, उनकी गवाहियों को हम सुनने पाते हैं कि किस प्रकार से राजनीति में उनका आगमन होने पाया है। अति माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, पूर्व विधायक माननीय श्री बंधु तिर्की, काफी जाने पहचाने नाम है हमारे झारखंड में। सचमुच उनके जीवन की चुनौतियों को हम लोग जानने पाते हैं। पूर्व से ही हम